आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का इसलिए इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि मैक्सवेल के जो 4 फंडामेंटल इक्वेशन है उसमें से एक गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करेंगे। एक्चुअली पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कूलम्ब्स लॉ के थ्रू पढ़ा था। अभी हम एक दूसरे लेंस के थ्रू गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का प्रोसेस जानेंगे। बट यहाँ पे एक नया चीज़ आएगा, क्लोज सरफेस की बात होगी। मतलब यहाँ पे सरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म होगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ से निकाल रहे थे तो हम कूलम्बिक फार्मूला को यूज़ कर रहे थे। तो गॉस लॉ जो है वो इक्विवेलेंट है कूलम्ब्स लॉ का। मतलब कि आप कूलम्ब्स लॉ के थ्रू भी गॉस लॉ निकाल सकते हैं और गॉस लॉ के थ्रू कूलम्ब्स लॉ निकाल सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है बट लेंसेज अलग अलग हैं। दोनों के देखने का जो नज़रिया है वो डिफरेंट है। कूलम्ब्स लॉ को आप जो विजुलाइज कर रहे हैं वो स्टैटिक चार्ज के थ्रू विजुलाइज कर रहे हैं और गॉस लॉ को यदि आप विजुलाइज कर रहे हैं तो सरफेस के थ्रू विजुलाइज कर रहे हैं। तो आपको जो विजुलाइजेशन है वो डिफरेंट वे से है। तो गॉस लॉ आपके मैक्सवेल के जो 4 फंडामेंटल इक्वेशन है उसमें से एक है। तो इसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट को। तो गॉस लॉस के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा एक बार हम लोग समझते हैं। गॉसेस लॉ अप्लाइज to a closed surface तो गॉस लॉ अप्लाइज टू ए क्लोज सरफेस और इस क्लोज सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है? गॉसियन सरफेस। सेकेंड बात जो हो रही है हमारे पास वो समझिएगा, वो भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो हमको सरफेस की बात करनी है वो मैथमेटिकल सरफेस है, नॉट फिजिकल सरफेस है। एक तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके पास जो सरफेस होगा या तो रियल होगा या तो वो इमेजिनरी होगा। तो आप क्लियर विजन में रहिएगा। Gaussian surface is not physical surface. इट ऐसे लिख लीजिएगा, इट इज मैथमेटिकल सरफेस। और ये जो सरफेस होगा उस सरफेस की बात करो तो ये सरफेस या तो आपका रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। तो गॉसियन सरफेस फिजिकल सरफेसेस नहीं होता है, वह जो सरफेसेस होता है वो मैथमेटिकल सरफेस होता है। और मैथमेटिकल सरफेसेस मतलब कि आप इमेजिनरी की बात कर रहे हो। तो जब भी आप सरफेस की बात करोगे तो इस सरफेस के अंदर आप 2 सरफेस की बात करोगे। एक सरफेस होगा आपका रियल,
या इमेजनरी। आप ये क्लियर रहिएगा कि आपके जो सरफेसेस होंगे वो या तो रियल होंगे या तो इमेजनरी होंगे। मैक्सिमम टाइम आप इमेजनरी सरफेस पे काम करते हो। ये जो गॉस लॉ है वो आपको एक रिलेशन देगा फ्लक्स और चार्ज के बीच में। तो एक क्वांटिटिव रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, चार्ज और फ्लक्स के बीच में। Gauss's law gives quantitative relationship between, ये किसके किसके बीच में रिलेशनशिप देगा, तो फ्लक्स एंड चार्ज के बीच में रिलेशनशिप देगा। तो याद रखिए गॉसेस लॉ जो है वो आपको एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देगा किसके बीच में, तो चार्ज और फ्लक्स के बीच में। और गॉसेस लॉ बेसिकली इक्विवेलेंट है किसके, कूलम्स लॉ का। ये आप याद रखिए गॉसेस लॉ जो है वो इक्विवेलेंट है कूलम्स लॉ, बट एक स्लाइट डिफरेंस है। वो क्या है कि गॉसेस लॉ वैलिड फॉर मूविंग चार्ज। but not Coulomb's law। चार्जेस को आप गॉस लॉ के में शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, बट कूलम्स लॉ में चार्ज जो डील करता है वो स्टैटिक होता है। चार्जेस के साथ जो हम डीलिंग करते हैं वो स्टैटिक चार्ज के साथ डीलिंग करते हैं। तो इक्विवेलेंट है बट दोनों के लेंसेज अलग है देखने का। गॉसेस लॉ को आप सरफेस के थ्रू देखते हैं और जब आप कूलम्स लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो आप स्टैटिक चार्ज के थ्रू डील करते हैं करके। तो ये फंडामेंटल इंपॉर्टेंट सा फीचर्स है गॉस लॉ को, इसको आप रिमेंबर रखिए तो आपको गॉस लॉ क्लियर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है गॉस लॉ और गॉस लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ और उसका डेरिवेशंस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है गॉस लॉ का मैथमेटिकल एनालिसिस। तो एक बार समझिएगा हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस है, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो इसके जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो बनेंगे रेडियली आउटवर्ड। इनके जो फील्ड लाइंस बनेंगे पॉजिटिव चार्ज के जो फील्ड लाइंस बनते हैं वो रेडियली आउटवर्ड बनते हैं। तो जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो बनेंगे रेडियली आउटवर्ड की तरफ। अब हम क्या करते हैं कि एक क्लोज गॉसियन सरफेस लेते हैं, एक क्लोज गॉसियन सरफेस लिए और हमने यहाँ पे चार्ज Q को रखा और इस सरफेस का ये डिस्टेंस R है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इनके जो फील्ड लाइंस होंगे वो बनेंगे रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस बने हैं और वो बने हैं रेडियली आउटवर्ड। और ये स्मॉल सा
एलिमेंटल लेंथ है और इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा या एलिमेंटल लेंथ का जो एरिया होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। तो आप क्लियर रहिएगा, जैसे आपने सरफेस चूज़ किया तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो बनेंगे रेडियली आउटवर्ड, और जो उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा या एलिमेंटल एरिया होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। अब यदि हम मैथमेटिकली लिखें तो हमको पता है कि हमें फार्मूला पता है, क्लोज इंटीग्रल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ई डॉट डी ए, और मेरे को पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब हमको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है, तो मेरा फ्लक्स फाई इक्वल टू ये हमारा लिखे ई कॉस थीटा डी ए। अब आपको ये देखना है कि ये डिस्टेंस भी आपका आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी आर है। तो हर पॉइंट पे जो सरफेस का डिस्टेंस है वो आर है। दैट मीन कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होगा, और ये आपके सरफेस की ब्यूटी है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपके हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड दे रहा है। दैट मीन आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ट्रीट करें और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर करें इंटीग्रेशन से। तो अभी हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की जो ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब हम लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, और मेरे को क्लियर पता है कि अब हम फ्लक्स को फाई इक्वल टू यदि क्लोज इंटीग्रल ई डी ए लिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स फाई इंटीग्रल को बाहर करेंगे, ई को बाहर करेंगे इंटीग्रल के, क्लोज इंटीग्रल डी ए लिखेंगे। अब हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह बराबर हो इक्वल टू होती है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। दैट मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। दैट मीन कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वीक होता जाएगा, बट इस कंडीशन पे हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है। दैट मीन कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है। जैसे ही कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बाहर कर लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहाँ पे डेबिट की थी। अब आप क्या लिखिए, फाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रल डी ए। अब आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपका जो डी ए है, आप जो क्लोज इंटीग्रल आप इंटीग्रेशन ऑफ डी ए निकाल रहे हैं, तो डी ए इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई डी ए का मतलब हो गया एरिया, और एरिया किस चीज़ का निकलेगा, तो स्फीयर का एरिया निकलेगा। और एरिया ऑफ स्फीयर की बात करोगे तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यदि इस कंडीशंस में आए कि अब हम फ्लक्स को लिखें तो फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू, अब हमारा डी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर है। आप 4 पाई को 4 पाई से कैंसिल कर लीजिए, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कैंसिल कीजिए, तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, जितना अंदर चार्ज इनक्लोज है या चार्ज इनसाइड है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम से, तो ये आपके फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ड्यू टू गॉस लॉ के स्टेटमेंट से। ठीक है, तो हमारे पास एक ही जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि यदि हमें इस पॉइंट पे बात करनी है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ का हम यदि एरिया वेक्टर की बात करें या इसका एलिमेंटल लेंथ की बात करें तो डी ए, तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर, तब थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री।
यदि हम यहाँ पे बात करें, इस सरफेस पे बात करें, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है और इसका सरफेस जो है उसका जो एलिमेंटल एरिया है वो डी है। अब दोनों के बीच के एंगल्स कितने बन रहे हैं, 0 डिग्री, और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस r है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम मिला है। इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर बना पाए हैं, बाहर लिख पाए हैं। और dA का इंटीग्रेशन के लिए, और dA का इंटीग्रेशन के लिए तो एरिया ऑफ ए स्फीयर। अब जैसे ये स्टेप आ गया तो इस स्टेप के बाद ये जो एरिया ऑफ ए स्फीयर आ गया वो हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट कर दिया है, वो यहाँ पे हम लोगों ने डेबिट किया है, और फिर 4πr² कैंसिल हो गया। तो जितना लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगा, मतलब कि दैट्स मीन कि फ्लक्स, और फ्लक्स इसके बराबर है जितना अंदर चार्ज इनक्लोज है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/ε0 टाइम से, तो वो आपको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट दे देगा। तो यही बेसिकली गॉस लॉ है। गॉस लॉ का डेरिवेशन मैथमेटिकल यही है, आप ये भी याद रखिएगा, जो आपको थोड़ा मदद करेगा कभी कभी आपको समझने में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो फ्लक्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज होती है। अंदर चार्जेस हैं तो फ्लक्स होंगी, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आप देखिएगा कि इसमें दो आपका इम्पॉर्टेंट हुआ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट क्यों मानिएगा, क्योंकि आप बताइएगा सरफेस से उसका डिस्टेंस जो है r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो यदि हम इस पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जाए, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, हमारे फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड बनेंगे। और इस सरफेस की बात हो रही है, जब हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस पे हम बात कर रहे हैं, इस सरफेस पे, तो हमारा dA कहाँ बनेगा, तो dA का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। अब आप देखोगे कि इस कंडीशन पे भी जो है, इस कंडीशन में क्या हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इस कंडीशन को क्या बोलोगे, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पैरेलल है किसके, dA के। जब आप इस कंडीशन को अप्लाई करोगे, दैट मीन कि आप ये भी बताओगे कि आपका थीटा 0 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप ये सोचोगे ना, यहाँ पे भी तो बात करोगे कि आप जब यहाँ पे cos 0 बताओगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह पैरेलल है किसके, dA के। और जैसे ही dA के पैरेलल है तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री बनेगा तो आपको एंगल का जो प्रॉब्लम्स आने वाला था वो भी सरफेस की ब्यूटी के कारण क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम नहीं आया। तो आपने इसको ईजिली हैंडल कर लिया। और इसके थ्रू आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, गॉस लॉ के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, और फील्ड के थ्रू आप क्या बता रहे हो कि जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेगी वो फ्लक्स क्रिएट करेगा। तो फ्लक्स और चार्ज के बीच में रिलेशन है। तो मैंने पहले बता दिया था कि फ्लक्स और चार्ज के बीच में एक रिलेशन मिलेगा, वही आपका गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट होगा। अब आप सरफेस पे थोड़ा बात कर लीजिए, क्योंकि आपको दो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा कि सरफेस का इम्पॉर्टेंस बहुत रहेगा। तो आप एक तो ये आप सरफेस पे ज़रा बात करिएगा तो हम आपको एक दो क्लियर आइडियाज़ देते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ करके आप समझिएगा ज़रा। सरफेस पे हम थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो आपके लिए वो यूज़फुल सरफेस है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आप पहली बात याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पैरेलल होगा dA के तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा dA के तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। आप सरफेस के अंदर दो ही बात सोचिएगा, या तो पैरेलल वाला कंडीशन ढूंढिए या तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन दीजिए। पूरी गॉस लॉ के अंदर आप पैरेलल परपेंडिकुलर का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाइएगा तो आपको गॉस लॉ क्लियर विजन में समझ में आएगा। दूसरा ये है कि आपको इंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लाने का सोचना पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तो आपके लिए आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि 1/r² वो वैरी नहीं कर रहा है, हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो सेम है, इसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और ये ही आपके सरफेस की ब्यूटी है। दूसरा कि आपका जो DA है, आपने इसके बारे में सोचे तो ये DA, यदि आप यहाँ पे बात करते चले जाओ तो आप स्मॉल पीसेस का DA निकालोगे और इनको ऐड कर लोगे, तो जब भी ऐड करोगे तो वो क्या होगा, आपका जो एरिया होगा, और एरिया ऑफ द स्फीयर इज क्या होता है 4πr², और आपका 4πr² कट जाएगा। इसका मतलब कि अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है, अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है उसको यदि हम मल्टीप्लाई कर लें 1/ε0 टाइम से, तो वो हमारा क्या होगा, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। फ्लक्स बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्स है जो किसी सरफेस एरिया से पासेस कर रही हैं, उनको पेनिट्रेट होकर के पास हो रही हैं, तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हो गई। तो आपको क्लियर विजन से गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। बट आप दो चीज़ें ध्यान रखना, सरफेस इज इम्पॉर्टेंट और आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट पे थोड़ा वर्क कीजिए, और उसके लिए आप किस तरह का सरफेस चूज कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आपको गॉस लॉ का स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं। तो गॉस लॉ जो बोला जाता है कि हमारे पास एक स्फीयर है, यहाँ पे स्फीयर है और यहाँ कहीं एक पॉजिटिव चार्ज Q है, और ये r डिस्टेंस पे है ये पॉजिटिव चार्ज। तो एज्यूम करें कि हमारे जो फील्ड लाइंस बन रहे हैं करके, पॉजिटिव चार्ज के जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो बनेंगे रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, और ये जो स्मॉल सा एलिमेंटल लेंथ है उसका जो एरिया वेक्टर या एलिमेंटल लेंथ होगा वो इस तरफ होगा। मतलब DA जो है वो एरिया वेक्टर है, या इसको एलिमेंटल लेंथ कीजिए, कहिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको एलिमेंटल लेंथ कीजिए। अब देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके पैरेलल है, तो DA के पैरेलल है। इसका मतलब कि इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। अब आपको यदि स्टेटमेंट लिखना है तो आप ये बोल सकते हैं, Gauss's law states that total electric flux passing through the surface is equal to 1 divided by ε0 times net charge enclosed by closed सरफेस। तो गॉस लॉ क्या बता रहा है, गॉस लॉ बता रहा है कि आपका जो फ्लक्स है फाई, ये किसके बराबर है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA, और फिर फ्लक्स बराबर क्या बता रहा है, फ्लक्स बराबर जितना चार्ज अंदर इनक्लोज है या इनसाइड है डिवाइड बाई ε0। तो ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज है, इनका मतलब कि इनके जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड है,
जितने लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करेंगे उनको आप फ्लक्स बोलोगे। जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, जितना चार्ज अंदर इनक्लोज है उसको यदि आप डिवाइड कर लें 1/ε0 टाइम से, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। और इस फ्लक्स की वैल्यू को आप कैसे निकाल रहे हो, तो गॉस के कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हो। तो फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, जितना चार्ज अंदर इनक्लोज है उसको आप डिवाइड कर लीजिए 1/ε0 टाइम से, ठीक है। और ε0 एक्चुअली परमिटिविटी है या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये वैक्यूम्स के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। अब हम आपको एक और रीज़न देते हैं इनको निकालने में कि इसमें कूलम्स लॉ का कैसे हम फार्मूला गॉस लॉ के थ्रू अप्लाई कर पाएंगे। तो हमारे पास जो है फ्लक्स है, फ्लक्स बराबर हमारे पास कितना निकला है, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय ε0। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। यहाँ पे स्टेप को थोड़ा एक स्टेप और देता है, कोस इंटीग्रल ई टी ए, ऐसा लिखिएगा ई कॉस थीटा डी ए, और कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे डेबिट कीजिए। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप लिखोगे चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई ε0, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी और ये डी ए हो जाएगा। और डी ए को आप ब्रेक करोगे तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ जो डी ए आपने निकाला है वो क्या है, ए, और ए क्या है, स्फीयर का एरिया। तो एरिया ऑफ स्फीयर की बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। अब आप लिखिए चार्ज इनक्लोज बाय ε0, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, आपको नहीं पता है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए। और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, 4πr², जो आपका एलिमेंटल लेंथ है 4πr²। आप क्या कीजिए, चार्ज इनक्लोज की बात बाद में हम लोग बताएंगे आपको, अभी मत लिखिए आप इसको, तो आपको और थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। लिख सकते हैं बट हम जान के हटा रहे हैं कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा था उसी टर्म में आपको दिखना चाहिए थोड़ा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम यहाँ से निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q/r²। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा यहाँ से यदि आप ब्रेक कीजिएगा। अब आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो आपको कूलम्स लॉ बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाई टच चार्ज। तो फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टच चार्ज। तो फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है, 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q/r²। और इसको Q0 से मल्टीप्लाई हो तो Q इंटू Q0। आप देखो कूलम्स लॉ यही निकाला करते थे ना, F इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाई r²। तो आपने कूलम्स लॉ प्रूव कर लिया गॉस लॉ के थ्रू। तो आपके पास एक अलग अलग विजन है, आप उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली फाई कर लीजिए और आप सरफेस का सही से एनालिसिस कीजिए। तो जब हम सरफेस की बात करेंगे तो हमारे पास जब हम सरफेस की बात करेंगे तो हमारे लिए दो महत्वपूर्ण सरफेस है। या तो मेरा कंडीशन ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वह पैरेलल होनी चाहिए एलिमेंटल के, और जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो थीटा की जो फॉर थीटा कितना बन जाएगी, जब थीटा कितनी बन जाएगी तो 0 डिग्री। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि परपेंडिकुलर हो जाए सरफेस के तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। आप कैसे भी इन दोनों सरफेस पे काम कीजिए, आप इसी दो सरफेस के बारे में व्यू कीजिए, आपको आपका गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आपका फंडामेंटल एप्लीकेशन, गॉस लॉ का स्टेटमेंट।
आप इसको यूज़ कीजिए और आप गॉस लॉ को अच्छे से विजुलाइज कीजिए। सिर्फ आप सरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ना, तो आपका सारा काम बन जाएगा। तो आपके पास एक क्लियर विज़न है, आप इस विज़न को अप्लाई कीजिए। और गॉस लॉ के लिए सरफेस ही आपका इम्पॉर्टेंट सा नज़रिया है। यदि आप सरफेस सही से चूज़ कर पाइएगा ना, तो आप अपना किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाइएगा। थैंक यू।